बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास SDLC, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉरी, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा जो स्टोरेज होती है वो जब हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको बेसिकली कुछ यूनिट्स होते हैं जो कि यूनिट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा उसके अंदर बाइट्स होते हैं, उसके अंदर बिट्स होते हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा उसके अंदर जो जब बिट्स मिलते हैं 8 बनते हैं तो बाइट बना देता है, 1 बाइट कंप्लीट करता है। फिर 1 बाइट जब आपके पास 1024 बाइट्स मिलते हैं तो आपके पास गीगाबाइट्स बनते हैं, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट एंड सो ऑन। इस तरह हम लोगों ने यूनिट्स की इंक्रीजिंग देखी थी। आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने SDLC के बारे में पढ़ना है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब भी हमने किसी सिस्टम को बनाना है, ठीक है, तो उसको बनाने में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, किन किन फेज से गुजरना पड़ेगा, उसके क्या स्टेप्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम लोगों ने देखना है यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये स्टैंड फॉर किसके लिए होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। इसके अलावा इट इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। ये सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स है जो कि हम परफॉर्म करते हैं जब भी हमने किसी सिस्टम को डेवलप करना हो या हमने किसी सिस्टम को बनाना हो, तो हमें कुछ स्टेप्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कि हमें इन स्टेप से पहले गुजरना है और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल तैयार होकर आपके सामने आएगा। उसके बाद इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, जब भी हमने किसी सिस्टम को बनाना है तो हमें बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मूव करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें मूव करना होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम बनाने के लिए इट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट फेजेस। इसके अंदर डिफरेंट फेजेस है, दीज फेजेस आर एज फॉलोज। अब उसके अंदर फेजेस कौन कौन सी, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आता है सिस्टम एनालिसिस, उसके बाद आता है आपके पास सिस्टम डिज़ाइन, फिर आता है आपके पास सिस्टम कोडिंग, फिर आता है सिस्टम टेस्टिंग, दैन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट वन इज सिस्टम मेंटेनेंस। ये है कुछ आपके पास फेजेस जिनके थ्रू आपने सिस्टम को गुजारना है। और जब सिस्टम गुजरेगा फिर उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो एक सक्सेसफुल फॉर्म में आपके पास बन जाएगा, ठीक है। सिस्टम डेवलप करने के लिए आपको कुछ फेजेस से गुजरना पड़ता है। अब कोई भी सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डाटाबेस बनाना है, डाटाबेस को बनाना है आपने, अब डाटाबेस एक सिस्टम है, मुकम्मल एक सिस्टम तैयार करना है, फिर आपने देखना कि सबसे पहले आपको किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, बाद में आपको किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा एंड सो ऑन। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़े, हमने उनको डिटेल में स्टडी करना। तो सबसे पहले बात की जाती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट फेज, ये सबसे पहला फेज है। इन दिस फेज द सिस्टम इज इन्वेस्टिगेटेड, जिसके अंदर सिस्टम को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसके बारे में हम लोग क्यूरियस करते हैं, हम उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं एंड देन हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस फेज इज टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोगों ने इनिशियल एनालिसिस करना है एंड फाइंडिंग्स ऑफ सिस्टम को क्या क्या ज़रूरत है, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ को सारा कुछ देखने के लिए हम लोग प्रिलिमिनरी फेजेस से गुजरते हैं, प्रिलिमिनरी चीज़ें देखते हैं। अब प्रिलिमिनरी हम लोग स्टार्टिंग को कहते हैं, स्टार्टिंग बेस में कहते हैं, स्टार्ट में जो हम लोगों को चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये फर्स्ट फेज होता है जो कि आपके डिसाइड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। वो डिसाइड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर समझना है आपने अगर, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सिस्टम क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं, उसका क्या मकसद है, आपने इस चीज़ों को देखना होता है। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोगों ने समझना होता है कि सबसे पहले सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि सिस्टम जो है वो है क्या, आप किस मकसद के लिए उसको बनाने जा रहे हैं, क्यों बनाने जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है उसका बनाने का, ये चीज़ें देखते हैं।
सिस्टम आइडेंटिफिकेशन जो है उसके अंदर आप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम, क्या आपको जो नया सिस्टम आपने बनाना है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एवरीथिंग फ्रॉम द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस फेज। जो भी चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी होती है फ्यूचर में, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आपने देखना होता है आपका सिस्टम क्यों बन रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी सेकंड चीज़ आती है उसको कहते हैं सिस्टम स्कोप, ठीक है। सिस्टम स्कोप में आप क्या देखते हैं, द स्कोप ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एट दिस स्टेज। द स्कोप ऑफ द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड ड्यू टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। इस केस में क्या होता है कि सिस्टम को आप देखते हैं कि सिस्टम की वसअत कहाँ तक है, कितना ब्रॉड आपका सिस्टम डेवलप हो सकता है। उसमें आपने एक्चुअल में देखना होता है कि जो आपका सिस्टम है जो आप बनाने जा रहे हैं उसका वो फाइनेंशियली आपको फाइनेंशियल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको रिड्यूस कितना करना पड़ेगा, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टम बनाया है, उसका आइडिया आपने अपने माइंड में सोचा, अब आप उसके बारे में सोचे, इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको पता चल गया जी आपने सिस्टम क्यों बनाना है। अब आपने सोच लिया, उसके बाद आपने इसका स्कोप देखना है। स्कोप का मतलब क्या हुआ कि आपका सिस्टम किस एरिया के लिए स्पेसिफाई है, किस एरिया के लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद किन किन प्रॉब्लम्स के बाद आपका जो सिस्टम है वो यूज़लेस हो जाएगा, किन किन प्रॉब्लम्स को वो बियर नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द सिस्टम स्कोप, ठीक है। जब भी हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ की बात करनी है तो उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद सिस्टम स्कोप, उसके बाद थर्ड वन चीज़ है आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। A system may be developed by many ways. This step identifies all possible ways to develop a system. It is used to select the best solution that fulfills the requirements. जब भी सिस्टम आप बनाते हैं उसके अंदर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स का ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ रिक्वायरमेंट्स आप देखते हैं कि आप किन किन रिक्वायरमेंट्स से गुजरेंगे और आपका जो काम है वो होगा, ठीक है। अब आपने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर ली है, अब आपने क्या करना है कि आपने करना है कि उसके लिए रिक्वायर्ड देखने हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं सिस्टम को बनाने में। अब आपको प्रॉब्लम्स का पता चल गया, अब आपने देखना है कि उन प्रॉब्लम्स के हल के लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपने ऑल्टरनेटिव किस किस स्टेप से गुजरना है। ऑल्टरनेटिव आपने सोल्यूशंस कौन कौन से सोच के रखे हुए हैं। तो ये जो स्टेप ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस का, इसमें आप देखते हैं कि आपके जो सिस्टम है वो किन किन फेजेस से गुजर रहा है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़े हैं और उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस कौन कौन से हैं। कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत वे से डेवलप किया जा सकता है, और जो पॉसिबल वेज में आप हर सिस्टम को देखें, पॉसिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड करें और बेस्ट सोल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करें कि जो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सके, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ वन चीज़ आती है वो आती है आपके पास फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी की जब बात की जाती है तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर देखा जाता है कि आ सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें देखा जाता है कि क्या आपका सिस्टम अफोर्डेबल है, क्या आपका सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं वो अफोर्डेबल है, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो ठीक है। और उसके बाद आपने देखना होता है इसके अंदर के जो आपका सिस्टम है अगर तो अफोर्डेबल है तो आपने इसके अंदर एक और चीज़ देखनी होती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन जो उनसे उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं, आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि अ फिजिबिलिटी स्टडी इज़ यूज टू फाइंड वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ फिजिबल। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट इशूज सच एज द फाइनेंशियल एंड टाइम लिमिट्स। इसमें आपने एक और चीज़ देखनी होती है कि आपका जो सिस्टम है वो गिवन टाइम में अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर देगा। अगर तो कर देगा तो ठीक है वो फिजिबल है, अगर तो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो फिजिबल नहीं है। तो आपने ये चीज़ों को देखना होता है। इसके अलावा आप लोगों ने फिजिबिलिटी के अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें आपने देखना होता है कि जो आपका सिस्टम है जो आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आपने किन किन चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। फाइनेंशियली देखना है आपने, उसकी टाइमिंग को देखना है आपने, क्या आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हर चीज़ को देखना है आपने, ठीक है। तो ये आपके आ जाती है फिजिबिलिटी जो है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। अ सिस्टम मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिजिबिलिटी स्टडी इज यूज टू फाइंड वेदर प्रपोज सिस्टम इज फिजिबल। द डिसीजन डिपेंड्स ऑन अ डिफरेंट इशूज सच एज फाइनेंशियल एंड टाइम लिमिट।
और इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, फाइनेंशियल और टाइम लिमिट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है द लास्ट वन, वो आती है आपके पास प्रिलिमिनरी प्लान्स, ठीक है। प्रिलिमिनरी प्लान्स, जो भी चीज़ आप डेवलप करने जा रहे होते हैं सबसे पहले आप उसके कुछ प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी प्लान्स जो से होते हैं वो आपको सिस्टम में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपने वो सिस्टम क्यों डेवलप किया, फाइंडिंग्स आप देख रहे हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या है आपकी, कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग्स इन द रिटन फॉर्म फॉर अप्रूवल, और फिर आप उसको किसी रिटन फॉर्म में शो कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो जो आपकी प्रिलिमिनरी प्लान्स होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं आप, कंसिस्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग्स इन रिटन फॉर्म फॉर अप्रूवल, इसको हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप प्रपोज सिस्टम की फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वेदर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किन इश्यूज़ पे जाके डिसीजन मेकिंग ख़राब हो सकती है, क्या आपका सिस्टम फिजिबल है, उसको वो अफोर्डेबल या एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और उसके बाद जब उसकी रिपोर्टिंग की जाती है तो वो हम लोग करते हैं प्रिलिमिनरी प्लान्स के अंदर, ठीक है। और प्रिलिमिनरी प्लान्स के अंदर आप देखते हैं कि जो भी आप जो भी आप सिस्टम में करने जा रहे हैं, फाइंडिंग्स क्या आपके सिस्टम की, ये सारा कुछ देखने के बाद आप उसके अंदर देखते हैं कि जो आपका रिटन फॉर्म में है उसको वो एक्सेप्ट हो। उसके बाद आपने रिटन फॉर्म में एक्सेप्ट अप्रूवल के लिए आप उसको करते हैं। इसके अलावा इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, और इसको नॉर्मली जो करते हैं इट इज़ नॉर्मली सबमिटेड टू द टॉप मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉर्मली हम लोग टॉप मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करवाते हैं। दे मे एक्सेप्ट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द रिपोर्ट, और ये फिर उनकी मर्जी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिजेक्ट करें, या फिर उसको जो है मॉडिफाई करने के लिए हमें दे दें, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास फेजेस ऑफ जो SDLC है वो डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो है गिवन है वो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आप नेक्स्ट फेज में आते हैं सिस्टम एनालिसिस। जैसे ही आप सिस्टम एनालिसिस में आए, अगर आपने इसकी टेस्टिंग की है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो कोई मसला है तो आप दोबारा से पिछले स्टेप पे मूव कर जाएंगे। एंड सिमिलरली प्रोसीड ऑन, जब आप एक स्टेप से एक फेज़ को मुकम्मल कर लेंगे तो आप नेक्स्ट फेज़ में मूव करेंगे सिस्टम डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कोडिंग की तरफ आएंगे, इस पर टेस्टिंग, फिर देन इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर सिस्टम मेंटेनेंस, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारे पास सिस्टम एनालिसिस का, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस इन दिस वे द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। जो करंट बिजनेस सिस्टम है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। सिस्टम की एनालिसिस है इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। हमने देखना होता है इसके अंदर कि इसके अंदर आपने देखना होता है कि स्टडी डिटेल में हम इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखना होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और अगर सिस्टम काम कर रहा है तो उसको हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो एनालिसिस एक्चुअल में क्या होता है? एनालिसिस में आप देखते हैं कि आप कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, बेशक एक चीज़ का आपस के उसी के साथ एक कंपैरिजन कर लें, उसकी बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन चेक करते हुए, या फिर उस चीज़ का किसी और सिस्टम के साथ एनालिसिस कर लें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए। और फिर आप देखते हैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कैसी चल रही है, अगर आपने इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने तो वो कैसे लेके आएंगे। अब द एनालिसिस कंडक्ट्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब एनालिसिस में कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग कैरी ऑन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस में क्या होता है कि आपने देखना होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या सिस्टम की, नीड क्या सिस्टम को इम्प्रूव करने की या सिस्टम को बनाने की, ठीक है। उसमें अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है कि नीड एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, को हम एक और नाम देते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके सिस्टम अगर आप डेवलप करने जा रहे हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या क्या ज़रूरियात है, आप क्यों बनाने जा रहे हैं, ये सारा कुछ आपने देखना होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में। और इसको हम लोग जो दूसरा वर्ड देते हैं वो है नीड एनालिसिस का। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम यूजर्स एंड मैनेजर्स। ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना ये सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। जितनी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं यूज़र और मैनेजर के रिस्पेक्ट से, ये तमाम उसकी जो सी है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। द डेवलप सिस्टम मस्ट फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट डिटरमाइंड इन दीज स्टेप्स। जो डेवलप सिस्टम हमने जिसको डेवलप करना होता है
उसका उसका डेवलप करने का मकसद क्या होता है कि वो तमाम हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। जो जो स्टेप्स को हम लोगों ने जिस स्टेप के थ्रू हम लोगों ने जाना है, उसको क्रॉस करना आना है, तो उस तमाम स्टेप्स को उसने फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड स्टेप होता है डाटा गैदरिंग टेक्निक्स। अब इस स्टेप में क्या करते हैं, इसमें आपने डाटा को इकट्ठा करना होता है। जो भी आपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने उसके लिए डाटा को गैदर करना होता है। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है। डाटा गैदरिंग एक्चुअल में आपने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी होती है डिटेल फॉर्म में अबाउट द सिस्टम, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में रिटन डॉक्यूमेंट्स की टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू की टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स या ऑब्जर्वेशन या सैम्पलिंग या सर्वेस, इस तरह की टेक्निक्स को जब आप यूज़ करते हैं डाटा गैदरिंग करने के लिए, तो ये भी आपके सिस्टम का एनालिसिस पार्ट है। ठीक है, ये सिस्टम के एनालिसिस का पार्ट है। और उसके बाद डाटा गैदरिंग के बाद हमारे पास जो सी थर्ड चीज़ आती है वो है डाटा का एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डाटा टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हमने इसमें एनालाइज करना है कि जो हम लोगों ने रिक्वायर्ड सिस्टम बनाना है, जो रिक्वायर्ड सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, उसका डाटा एनालाइज करना है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा या नहीं करेगा। ये प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है कि एनालाइज द डाटा टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैनी टूल्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं। मैनी टूल्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। जैसे हम लोग इसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम्स को भी देख सकते हैं, फ्लो चार्ट्स को भी देख सकते हैं। ये डाटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो है एनालिसिस रिपोर्ट। एनालिसिस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट इज़ प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। जब हमने सिस्टम का एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने एंड पे जो रिपोर्ट तैयार करनी होती है वो हमारी होती है एनालिसिस रिपोर्ट। इट इज़ सबमिटेड टू द टॉप मैनेजमेंट ऑफ रिव्यू। इसको हम टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करवाते हैं ताकि वो उसका रिव्यू करें। द रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इट मस्ट एक्सप्लेन द करंट सिस्टम। जो भी सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं फिलहाल, आप ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सिस्टम की दे। इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम। ये उस सिस्टम की करंट प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करे। ठीक है, इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स इन द करंट सिस्टम के वेदर आप अगर नया सिस्टम प्रपोज करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, वेदर क्या वजह है आपकी उसके नए सिस्टम को प्रपोज करने की, लॉन्च करने की। उसके बाद इसके अंदर देखा जाता है इट शुड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर द न्यू सिस्टम। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है नए सिस्टम की और क्या क्या रिकमेंडेशंस है उसके लिए। तो ये आपने इस देखना होता है सिस्टम एनालिसिस के अंदर। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है सिस्टम का डिज़ाइन। सिस्टम के डिज़ाइन में क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लॉजिकल या फिजिकल मॉडल ऑफ अ सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जब लॉजिकल डिज़ाइन या फिजिकल डिज़ाइन मॉडल जो है सिस्टम का बनाते हैं। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द एनालिसिस फेज। इसमें हमने देखना होता है कि एनालिसिस करने के बाद, सिस्टम का एनालिसिस करने के बाद जो हमारा सिस्टम है वो किन किन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, किन किन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बाद हमने उसका एक डिज़ाइन बनाना होता है। अब वो लॉजिकली डिज़ाइन भी बना सकते हैं हम उसे, और फिजिकली डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और लॉजिकल डिज़ाइन को हम लोग मॉडल कहते हैं, लॉजिकल मॉडल, और डिज़ाइन फिजिकल मॉडल। जी, तो सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन में हम देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल ऑफ अ न्यू सिस्टम। जब हमें कोई नया सिस्टम बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को लॉजिकल और फिजिकल मॉडल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और लॉजिकल मॉडल में जिसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ डाटा किस तरह का हमने यूज़ करना है, और डाटा का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसने किस तरह स्टोर होना है। और फिजिकल मॉडल में हम उसकी फाइल्स और उस फॉर्म में देखते हैं कि फाइल्स, रिकॉर्ड्स या फिर दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में डाटा आपके किस फॉर्म में स्टोर होगा, और उसका मॉडल अगर हम लोग बनाएंगे तो वो किस तरह होगा। और अब न्यू सिस्टम का मॉडल बनाना है तो फिर हम लोग को वो सिस्टम डिज़ाइन के फेज के अंदर इसको गुजरना पड़ेगा। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द एनालिसिस फेज। सिस्टम डिज़ाइन स्टेट जो है वो सिस्टम जो डिज़ाइन है वो फेज जो उनसे स्टेट करता है या बताता है कि आपका जो नया सिस्टम है उसने एनालिसिस फेज़ में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फेस किया। हम इस चीज़ के बारे में इसके अंदर जानते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ी हम लोगों ने लॉजिकल डिज़ाइन,
एक पढ़ी हम लोगों ने लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन जो उनसा होता है वो डिस्क्राइब करता है जनरल फंक्शन कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम की जनरल पर्पस कैपेबिलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड कंसिडर मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स, और मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में भी बताता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखना होता है कि आपके जो फंक्शन कैपेबिलिटीज है सिस्टम की वो क्या क्या है। आपका जो न्यू सिस्टम है जिसको आप प्रपोज करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, आपके डाटा को किस तरह हैंडल कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो है ना डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। Different tools are used to prepare logical design such as MS Project and Gantt chart. लॉजिकल डिज़ाइन को बनाने के लिए डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बताते हैं कि आपका जो लॉजिकल मॉडल है, लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो किस तरह का है। ठीक है, और उसके लिए आपके पास जो यूज़र फ्रेंडली टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं, और यूज़र फ्रेंडली टूल्स में से एक टूल है जो आपका MS प्रोजेक्ट है या फिर गैंट चार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन के अंदर दूसरे डिज़ाइन पढ़ा, वो है फिजिकल डिज़ाइन। फिजिकल डिज़ाइन जो सा होता है वो आपको डिस्क्राइब क्या करता है कि हाउ द प्रपोज सिस्टम विल डिलीवर द कैपेबिलिटी स्पेसिफाइड इन द लॉजिकल डिज़ाइन, कि जो आपने सिस्टम लॉन्च करना है या सिस्टम डिज़ाइन करना है जिसको आप पेश कर रहे हैं, वो किन किन लॉजिकल डिज़ाइन के स्पेसिफिकेशंस को डिलीवर कर रहा है। ठीक है, उसमें कितनी काबिलियत है, किस तरह वो डिलीवर करेगा, और वो क्या क्या देखेगा। इसके अंदर आउटपुट रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, इनपुट रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, सिस्टम कंट्रोल को देखेगा, बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स को देखेगा। ठीक है, इसमें से जो फिजिकल डिज़ाइन में इसमें जो उनकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने रिजल्ट लेने हैं अपने लॉजिकल डिज़ाइंस के तो आपको आउटपुट चाहिए होगा। तो फिजिकल डिज़ाइन में आपने आउटपुट के रिक्वायरमेंट्स को देखना है, मतलब आपके आउटपुट में आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन से सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं। उसके बाद इनपुट रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा, अगर आपने इनपुट्स के लिए कुछ देना है, डाटा को आपने स्टोर करवाना है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा कि आपका जो डाटा फेड इन हो रहा है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी। और उसके बाद आपने प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि जब भी आपने डाटा को फेच करना है या फिर आपने डाटा के साथ चेंजिंग करनी है या फिर उसके अंदर उसको अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है डाटा के ऊपर, तो वो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी। उसके बाद इसमें आप सिस्टम कंट्रोल को देखेंगे, और इसके बाद जो आपका लास्ट होता है उसके अंदर होता है बैकअप या रिकवरी प्रोसीजर्स, इसको देखना पड़ता है। सिस्टम डिज़ाइन में एक और चीज़ आपके सामने आती है, वो होती है कि रिपोर्ट तैयार करना। अब जो रिपोर्ट होती है वो आप डिटेल में तैयार करते हैं आप जब डिज़ाइन की एंडिंग फेज़ पे होते हैं, जब डिज़ाइन एंड हो जाता है, डिज़ाइन फेज़ एंड हो जाता है, तब आप ना उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और जो कि आप हायर मैनेजमेंट को सबमिट करवाते हैं ताकि वो अप्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कोडिंग का। ठीक है, दिस फेज़ कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम फॉर द सिस्टम। इस फेज़ में क्या होता है कि हम लोग ना सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स को राइट करते हैं। सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डिवेलप्स द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल्स। कोई एक प्रोग्रामर या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर सिस्टम को डेवलप करती है और डिफरेंट टूल्स के मदद से प्रोग्रामिंग करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या आपने बनाना है, उसके लिए आप कोडिंग की टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको प्रोग्रामर्स हायर करने पड़ेंगे। आप प्रोग्रामर्स एक भी हो सकता है, टीम भी हो सकती है। वो प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो उस कोडिंग के अंदर क्या देखा जाएगा, उस कोडिंग के को करने के लिए कुछ इन्वायरमेंट चाहिए होगा, और वो इन्वायरमेंट उसके सॉफ्टवेयर होंगे, वो टूल्स होंगे जो कि वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को ताकि प्रोग्रामिंग की जा सके, उसके ऊपर स्पेस को कंप्लीट किया जा सके। अभी तक आप जस्ट आइडिया को प्रपोज कर रहे थे, उसका लॉजिकल डिज़ाइन बनाया आपने, फिजिकल डिज़ाइन बनाया, उसके एनालिसिस की, उसकी रिपोर्ट्स तैयार की। अब आपने बेसिकली उसकी कोडिंग स्टार्ट की है कि वर्किंग स्टार्ट की है कि वर्किंग में वो किस तरह काम करेगा। दिस फेज़ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। कोडिंग फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, इसके अंदर एफर्ट भी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा बजट टू डेवलप द कंप्लीट सिस्टम, आपको बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने कंप्लीट सिस्टम को डिज़ाइन करना है, कंप्लीट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए बजट कौन सा बजट कितना होगा। प्रोग्रामर्स हायर कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ कर रहे हैं,
इसके अलावा आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, आपकी एफर्ट यूटिलाइज हो रही है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनका यूज़ हो रहा है, तो आपने इसके अंदर बजट की भी जो सी होती है, बजट को भी आपने देखना होता है। ठीक है, तो ये था आपका कोडिंग का फेज़। SDLC में अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 4 फेजेस पढ़े हैं, जिसके अंदर सबसे पहले था हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हम लोगों जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, और प्रिलिमिनरी प्लान्स कौन से होते हैं। फिर हम लोग आए सेकेंड स्टेप के ऊपर, और सेकंड स्टेप में, सेकंड फेज़ में हमने देखा सिस्टम का एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस में हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें देखनी पड़ी, करंट सिस्टम को स्टडी करना पड़ा डिटेल में, और हम लोगों को देखना पड़ा कि जो आपका सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अंदर फिर आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं कि आपको एनालिसिस के दौरान क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं न्यू सिस्टम को, जब आपने इम्प्रूव बनाना है न्यू सिस्टम को या करंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है, तो आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपने उसके लिए डाटा को इकट्ठा करना है। डाटा को इकट्ठा करने के भी आगे से टेक्निक्स हैं, और डाटा को इकट्ठा करने में आप देखते हैं कि आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनर्स करते हैं, सर्वेस करते हैं, कंटेंट्स को पढ़ते हैं, लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप इसका डाटा को एनालाइज करते हैं, और लास्ट पे आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है एनालिसिस रिपोर्ट। जी, तो उसके बाद हम लोगों ने बात की इसके स्टेप फेज़ नंबर 3 की, जो कि होता है सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है? सिस्टम डिज़ाइन फेज़ के अंदर आप दो तरह के डिज़ाइंस को बनाते हैं, दो तरह के मॉडल्स बनाते हैं। एक होता है आपका लॉजिकल मॉडल, एक होता है फिज़िकल मॉडल। जो भी आपने नया सिस्टम प्रपोज करना है उसका लॉजिकल मॉडल बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसका फिज़िकल मॉडल बनाना पड़ेगा। लॉजिकल मॉडल में आप डाटा के लिहाज से डील करते हैं कि डाटा आपका किस टाइप का है, डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, डाटा की स्टोरेज क्या है, डाटा किस टाइप का आपने एक्सेप्ट करना है, यूज़र ने किस तरह डाटा को देना है, एंड सो ऑन। और फिज़िकल मॉडल में आपने देखा डाटा की स्टोरिंग कैसे है, डाटा को आपने आउटपुट के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेट्स सपोज आपका डाटा लॉस हो जाता है तो आपने उसको रिकवर या उसका बैकअप कैसे लेना है, तो ये सब कुछ हम देखते हैं सिस्टम डिज़ाइन के अंदर। और सिस्टम डिज़ाइन के अंदर फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मेनली एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आप मीटअप करते हैं कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। और उसके बाद उनसे आता है आपके पास फेज़ आता है, वो होता है कोडिंग का फेज़। ये फोर्थ फेज़ होता है जिसमें आप अपने आइडिया के बाद कोडिंग करते हैं। ठीक है, आप आइडिया के बाद क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। और कोडिंग में आप क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स की हेल्प लेते हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि आप प्रोग्रामर्स जो उनसे प्रोग्रामर वन प्रोग्रामर वो जस्ट कोडिंग कर रहा है या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर्स कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का जो ये चीज़ का जो देखना होता है ना, ये कोडिंग के फेज़ में देखना होता है। इसके अलावा और चीज़ें आती हैं इसके अंदर कि कोडिंग के फेज़ में हमने जो सा होता है ना, पूरे सिस्टम को देखना होता है। सिस्टम के लिए प्रोग्राम्स तैयार करने होते हैं, प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। ठीक है, और जब प्रोग्राम्स लिखने होते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि आपको टाइम कितना चाहिए होगा उसके लिए, आपको टूल्स कौन कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, और इसके अंदर आपने बजटिंग वगैरह को देखना होता है, एफ़र्ट कितनी यूटिलाइज हो रही है, और टाइम टाइम की लिहाज से आपने इसको देखना होता है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। जी, तो उसके बाद आपका जो फेज़ आता है नेक्स्ट में फेज़ नंबर 5, SDLC का फेज़ नंबर 5 होता है टेस्टिंग का। आपने सारे स्टेप्स को परफॉर्म किया, बाद में वो आपने कोडिंग कर ली। अब कोडिंग को आपने एग्जीक्यूट करवाया, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में देखा जाता है कि वेदर जितना सिस्टम आपने बनाया है वो जितना भी सिस्टम आपने बनाया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं टेस्टिंग, किसी चीज़ को टेस्ट करना। Complete testing of the system is very important. A system must be tested to detect and remove errors in it. सिस्टम को हम लोग टेस्ट इस तरह करते हैं कि हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकें, और एरर्स अगर फाइंड हो रहे हैं, हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, मसले आ रहे हैं, तो हम उसे रिमूव कर सकें।
द सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिविंग सैम्पल डाटा। और जब भी सिस्टम को हमने टेस्ट करना होता है तो हमें उसको कुछ ना कुछ डाटा देना होता है जिसको हम कहते हैं सैम्पल डाटा, जो कि एक रॉ डाटा होता है, जस्ट आप टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो आपका एक्यूरेट डाटा नहीं होता, जस्ट टेस्टिंग के पर्पजेज़ के लिए आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं। अब जो टेस्टिंग फेज़ होता है ना, टेस्टिंग आपकी ना दो तरह से होती है। एक होती है यूनिट टेस्टिंग, एक होती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कौन सी होती है? यूनिट टेस्टिंग जो सी होती है ना, वो होती है आपकी मॉड्यूल टेस्टिंग, जिसमें आप पूरे सिस्टम को, पहले तो आपने देखा कि प्लानिंग के अंदर आप पूरे सिस्टम के मॉड्यूल्स बनाते हैं, और मॉड्यूल्स बनाने के बाद आप उसको अलग अलग जोन से ना तैयार करते हैं। और उसके बाद जब आप टेस्टिंग के फेज़ में आते हैं तो टेस्टिंग फेज़ में सबसे पहले आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पर मॉड्यूल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। एक मॉड्यूल पकड़ा, उसकी टेस्टिंग की, फिर दूसरा मॉड्यूल पकड़ा, फिर उसकी टेस्टिंग की, और रिजल्ट्स को जाना। इस स्टेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स और मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड बाय यूजिंग सैम्पल डाटा। अगेन वही बात, सैम्पल डाटा की मदद से हम लोगों ने टेस्टिंग करनी होती है। लेकिन अगर हम एक मॉड्यूल को पकड़े हैं, उसकी मदद से उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ आना है, ठीक है। और ये यूनिट टेस्टिंग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वन मॉड्यूल एट अ टाइम टेस्ट हो रहे होते हैं। और टेस्टिंग का जो दूसरा फेज़ होता है, दूसरी स्टेज होती है, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग में तो हम सिंगल करके टेस्टिंग के फेज से गुजरते हैं, और जो आपके पास होती है सिस्टम टेस्टिंग में आप करते हैं पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब यूनिट टेस्टिंग की है, तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर तो उसमें होती है आपके पास है, एक होती है सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग में क्या करते हैं? सिस्टम टेस्टिंग में आप पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप एज अ होल टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको सारे मॉड्यूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्टिंग स्टार्ट करनी होती है। ऑल मॉड्यूल्स और यूनिट्स आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम को बनाने के लिए आपने क्या करना होता है कि तमाम मॉड्यूल्स को एक सिस्टम के तौर पे कंबाइन किया जाता है, और उसके बाद कंप्लीट सिस्टम इज़ देन टेस्टेड एज अ होल। फिर पूरे सिस्टम को एज अ होल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये था आपके पास SDLC का फेज़ नंबर 5। अब नेक्स्ट में आपके पास जो फेज़ आता है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज़। जी, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ क्या होता है? आपने अपने सिस्टम को सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया, आपने आइडिया देखे, आप उस आइडिया के बारे में आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसको कहेंगे हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। देन आपने उसका एनालिसिस किया करंट सिस्टम के रिस्पेक्ट से कि करंट सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग्स है, उसकी डीपली स्टडी की। उसके बाद आपने न्यू सिस्टम जो प्रपोज करना है उसको उसके साथ कंपेयर किया, उसके एनालिसिस किया। उसके बाद आपने किया उसकी सिस्टम डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन आपने तैयार किया, फिजिकल डिज़ाइन तैयार किया। नेक्स्ट फेज़ में आप आए कोडिंग के फेज़ में, और कोडिंग के फेज़ में आपने देखा कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसको आपने प्रोग्रामिंग की फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया, प्रोग्रामिंग उसकी की, ठीक है। और प्रोग्रामिंग के लिए फिर आपको टीम से हायर करनी पड़ती है, टीम भी हो सकती है और एक प्रोग्रामर खुद भी हो सकता है। और उसके बाद आपने की टेस्टिंग के फेज़ में आपने देखा जब आपने कोडिंग कंप्लीट कर ली, कोडिंग के बाद आपने मॉड्यूल पर मॉड्यूल भी टेस्टिंग की है, यूनिट टेस्टिंग कहलाती है जो कि, और उसके बाद आपने पूरे सिस्टम को एज अ होल भी टेस्ट किया, ठीक है। अब आपके पास जो फेज़ नंबर 6 है टेस्टिंग के बाद जो होता है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन। आपने मुकम्मल टेस्टिंग कर ली। टेस्टिंग के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आए हैं वो रिज़ल्ट जो उनसे है वो अब एरर फ्री हैं, जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, अगर तो डिटेक्ट हुआ हो तो वो रिमूव हो चुके हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि उस टेस्टिंग करने के बाद का जो फेज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपने आइडिया या सिस्टम को प्रपोज किया है उसको आपने क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। उस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। इसमें क्या करते हैं कि हम इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फाइल्स को। अ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बिन टेस्टेड। सिस्टम को तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब तक हम उसको टेस्ट ना कर लें। इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करते हैं? आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है और उसकी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस सबको हम लोग सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। इट कैन बी परफॉर्म इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब ये किसी भी तरह परफॉर्म हो सकती है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी हो सकती है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, इसकी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, फेज्ड भी हो सकती है और पायलट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि पैरेलल कन्वर्जन क्या होती है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है।
Parallel conversion is a type of conversion in which both new and old system operate together for a period of time. It is the safest type of conversion. The results of the both systems are compared. The old system can be used until all problems in the new system are removed. पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है, आप एट अ टाइम पे अपना ओल्ड सिस्टम और अपना न्यू सिस्टम एट अ टाइम पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। न्यू सिस्टम को भी आप यूज़ कर रहे होते हैं और ओल्ड सिस्टम को भी यूज़ कर रहे होते हैं। एट अ टाइम जब आप दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आप देख रहे होते हैं कि किस सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग्स हैं। जब तक आप ओल्ड सिस्टम को कवर अप नहीं कर लेते न्यू सिस्टम में, तब तक उसको हम छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये सेफेस्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन होती है जिसके अंदर आपका जो सिस्टम ओल्ड सिस्टम होता है उसका डाटा भी रहता है, न्यू सिस्टम में आप उस डाटा को यूटिलाइज करके उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, एक लिहाज से आप उसको वर्किंग चेक कर रहे होते हैं और फिर देख रहे होते हैं कि आपका जो काम है वो परफेक्शन के साथ हो रहा है या नहीं है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। फिर आप दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है पायलट टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास डायरेक्ट टेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले सॉरी डायरेक्ट टेस्टिंग थी। अब डायरेक्ट टेस्टिंग क्या होती है, डायरेक्ट टेस्टिंग में हम करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन या कन्वर्जन में करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं कि इसके अंदर हम जो ओल्ड सिस्टम होता है, ओल्ड सिस्टम जो पहले से यूज़ हो रहा होता है उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं हम अपने न्यू सिस्टम के साथ, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जो ओल्ड सिस्टम होता है जो ऑलरेडी वर्किंग के अंदर होता है हम उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं अपने न्यू सिस्टम के साथ। इट इज़ मोस्ट रिस्की कन्वर्जन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिस्की कन्वर्जन होती है। इट में यूज्ड व्हेन द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो देन यू कैन यूज़ इट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रैश कन्वर्जन, इसको हम एक और नाम देते हैं क्रैश इम्प्लीमेंटेशन या क्रैश कन्वर्जन का, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है थर्ड टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जिसको हम कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन या फेज्ड कन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यू सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन। फेज कन्वर्जन, फेजेस को लेके आप चलते हैं। सबसे पहले आपकी इंडिविजुअल जो सा कंपोनेंट है कंप्लीट हुआ, आपने उसको लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर वर्किंग या स्टार्ट कर दिया, आपने उसको यूज़ में लाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपका नेक्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट हुआ है, आपने उसको वर्किंग में लाए, ठीक है। इस तरह का होगा कि फेजेस की फॉर्म में आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सिस्टम को फेजेस की फॉर्म में कंप्लीट करते हैं और फेजेस की फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी इम्प्लीमेंटेशन को या कन्वर्जन को हम कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन या फिर यस फेज्ड कन्वर्जन। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट वन पायलट कन्वर्जन या फिर पायलट इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द न्यू सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द ओल्ड सिस्टम। इस टाइप ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा न्यू सिस्टम को यूज़ करता है और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेज द ओल्ड सिस्टम। When one part of the organization is satisfied with the new system, the rest of the organization can start using it. इस कन्वर्जन में एक्चुअली बेसिकली ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में न्यू सिस्टम को लाया गया है। अब वो न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से थोड़े से पार्ट के लिए थोड़े से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और जब वो लोग उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद इसको अडॉप्ट करती है। जिस टाइम पे थोड़े लोग उसको यूज़ करते हैं, थोड़ी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर रहे थे, उस टाइम पे जो रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पुराने सिस्टम को ही यूज़ करती है। इस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं पायलट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से या फाइल्स की मदद से अपने सिस्टम को वर्किंग में लेके आते हैं। टेस्टिंग के बाद इसको हम कहते हैं सिस्टम कन्वर्जन। इसके अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट तरह से हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि पहले होता है पैरेलल कन्वर्जन, एक टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपकी पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है
आपका टाइप ऑफ कन्वेयर जिसमें आपका न्यू सिस्टम और ओल्ड सिस्टम दोनों एट अ टाइम पे सेम टाइम पे वर्किंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब वो सेम टाइम पे वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो जो रिजल्ट आते हैं बोथ सिस्टम्स का उनको कंपेयर किया जाता है और उसके बाद न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है या अडॉप्ट किया जाता है। और उसके बाद आपके पास आती है उसके पैरेलल से पहले डायरेक्ट आती है। उसके बाद आपकी आती है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जब आपने न्यू सिस्टम को बना दिया, न्यू सिस्टम को प्रपोज कर दिया, तो वो डायरेक्टली रिप्लेस होती है ओल्ड सिस्टम के साथ। हम उसको मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर देते हैं और ये सबसे ज़्यादा रिस्की इम्प्लीमेंट होती है कन्वर्जन या इम्प्लीमेंटेशन। और ये जब तब होती है जब आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो। और इस कन्वर्जन का या इम्प्लीमेंटेशन का एक और नाम होता है, उसको कहते हैं क्रैश कन्वर्जन। और उसके बाद आती है आपके पास फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर क्या होता है, इसकी टाइप ऑफ कन्वर्जन होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ अ न्यू सिस्टम्स आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और लास्ट पे आता है आपके पास पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जब आप न्यू सिस्टम को लॉन्च कर दे, प्रपोज कर दे, तो ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा पार्ट जो सा उसको यूज़ करता है और रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो सा होता है ना वो उसका पुराना हिस्सा यूज़ कर रहा होता है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है न्यू पार्ट से, तो उसके बाद क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू सिस्टम के साथ। न्यू सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट फेज़। SDLC का जो लास्ट फेज़ है वो होती है मेंटेनेंस। तो जी मेंटेनेंस क्या होती है? मेंटेनेंस जो सी होती है ये आपका लास्ट फेज़ ऑफ SDLC होती है, जिसमें आपका सिस्टम सारा इम्प्लीमेंट हो चुका होता है। आपके सिस्टम की प्लानिंग हुई, आपके सिस्टम का एनालिसिस हुआ, उसके बाद उसके लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन तैयार किया गया, देन उसकी कोडिंग की गई, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की गई एंड आफ्टर ऑल उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब उसके सिस्टम में लेट सपोज आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है उसको कहीं से रिपेयर करने की, रिकवर करने की, तो उस केस में जो आपके पास चीज़ आती है वो होती है उसको मेंटेन करना, ठीक है। उस चीज़ में आप क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनेंस आपका जो लास्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, जिसमें आप सिस्टम की वर्किंग को चेक करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपने देखना होता है कि क्या आपका जो सिस्टम है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं है। मतलब आप जिस पर्पज़ के लिए आपने सिस्टम को डिज़ाइन किया या बनाया है, तो क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि आप सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कर सके। मेंटेनेंस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो मसाइल हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स, हम सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं ताकि जो सी नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल किया जा सके। और इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को मज़ीद दिन ब दिन बेहतर से बेहतर की तरफ लेके आना। तो ये होता है स्टेप मेंटेनेंस में, ठीक है। तो होप सो आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।